सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की और मार्च 2024 तक सेंट्रल पूल से उत्तराखंड को 400 मेगावाट बिजली देने का अनुरोध भी किया। इस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सकारात्मक फैसले का भरोसा दिया। उत्तराखंड को इस महीने की 31 तारीख तक 300 मेगावाट का कोटा दिया गया और इसके बाद में बिजली की कमी को देखते हुए सीएम ने यह मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खुर्जा के पावर स्टेशन से 133 मेगावाट उत्तराखंड को देने का अनुरोध किया गया। तो वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के पेंडिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर पीएमओ लेवल पर मीटिंग की जाएगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को एनटीपीसी के सीएसआर फंड से मदद का आश्वासन दिया। चारधाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है। पूरे देश विदेश के श्रद्धालु वहां आने वाले हैं। उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो और उत्तराखंड के जो उद्योग धंधे हैं वो भी प्रभावित न हो। तो हमको ये बिजली 400 मेगावाट के रूप में और अतिरिक्त रूप से हमको प्रदान कर दी जाए। माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक रूप से कि उस पर काम करेंगे। राजधानी देहरादून में 9 फरवरी को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में रिपोर्ट सौंप दी गई है। गढ़वाल कमिश्नर ने शासन को इस पर रिपोर्ट सौंपी है और इसमें लिखा गया है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया, यानी कि बल प्रयोग को सही बताया गया है। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों और पुलिस के बीच हुई इस झड़प में कुछ अधिकारियों ने लापरवाही भी बरती है। उन पर कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई थी, जिसके बाद गृह विभाग ने कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए। कोतवाली के एसएसआई, धारा चौकी प्रभारी और एलआईयू निरीक्षक देहरादून के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी को लापरवाही का दोषी पाया गया है। हमको एक आदेश आया हुआ है जो जांच के उपरांत जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरत था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट है उसमें कमी पाई गई, तो उससे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया हुआ। शासन का ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और रुड़की के गंगनहर इलाके के रामनगर कोर्ट में तारीख पर आए एक दंपत्ति के परिजनों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों का फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था और गुरुवार को तारीख पर दोनों आए हुए थे। वहीं पैसे के विवाद में आपस में जमकर मारपीट हो गए। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों पार्टी आई हुई थी और फैमिली कोर्ट से ही जो महिला पक्ष है, तो इनमें कोई पैसों का लेन देन हो गया था। 9-10 लाख रुपए का लेन देन हो गया, कोई कॉम्प्रोमाइज की बात हुई थी। उस बात को लेके इनमें कोई मारपीट हुई। शिवानी और उसके भाई और अनंत पाल ने उस लड़के को वहीं से कोर्ट के बाहर से ही मारना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं उधम सिंह नगर से खबर, जहां के बाजपुर में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया और उसकी शिकायत पुलिस को की गई है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के ज्वाला वन में कुछ लोग वन निगम के लिए स्वीकृत पेड़ काट कर ले गए, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर मिले हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के टायरों के निशान तलाशती हुई टीम बाजपुर के इटव्वा गांव पहुंच गई। जब विभाग की टीम इस ट्रैक्टर को ले जा रही थी, तभी ग्रामीणों ने टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें एक कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। उधर बाजपुर कोतवाली में वन निगम ने तहरीर दी है। उसमें जो है 70-80 आदमी घुस गए पेड़ काटने के लिए। जब हम लोग वहाँ फोर्स लेके पहुंचे तब तक वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद जो टायरों के निशान को देखते हुए इटवा तक पहुंचे तो वहाँ एक ट्राली हमको मिली। उस ट्राली को हम ला रहे थे तो वहाँ करीब 100-150 आदमियों की संख्या में औरतें और आदमी आ गए और वो जो है हमसे उसको हमारे कब्जे से उसको छुड़ा कर ले गए ज़बरदस्ती, जिसकी प्राथमिकी जो है वन निगम द्वारा बाजपुर कोतवाली में दर्ज कर दी गई है। व्यक्ति द्वारा जो है लकड़ी चोरी करने का प्रयास किया गया या अवैध पेड़ काटने का प्रयास किया गया है और वन विभाग द्वारा इस संबंध में अभी कोई लिखित सूचना हमें नहीं दी है और इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर देने पर या सूचना देने पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को सैन्य धाम में चल रहे काम का निरीक्षण किया। सैनिक कल्याण विभाग के अफसरों के साथ में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम भी देखा और दिसंबर महीने तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 40% काम पूरा हो चुका है और अब तक विभाग 32 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। गणेश जोशी ने कहा कि आने वाले सालों में चारधाम के साथ लोग यहां भी आएंगे। 40% से अधिक काम यहाँ पर हो चुका है और मैंने अध्यक्ष को निश्चित किया है कि किसी भी सीमा में नवंबर-दिसंबर तक ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए और हमारी कोशिश होगी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण हो। उत्तराखंड में सरकारी कॉलेज से सरकारी कोटे की सीट पर एमबीबीएस करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। डॉक्टर बनने के बाद अब तक मामूली सी रकम ही बॉन्ड भरवाया जाता था, लेकिन अब तय समय से पहले नौकरी छोड़ी तो 2 करोड़ का भारी भरकम वसूली की जाएगी। तोड़ कर दिया ताकि कोई बॉन्ड तोड़े ही ना। अगर किसी को अगर जाना भी है तो मतलब वो वहीं पर ही फंस कर रह जाए। मतलब ये ऐसा है कि मतलब अगर आप या तो बॉन्ड करो या फिर ऑब्वियसली 1 करोड़ तो कोई नहीं दे सकता। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। प्रदेश में जो बच्चे एमबीबीएस में बॉन्ड के रूप में पढ़ाई करेंगे उनके लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपए बॉन्ड की कीमत कर रहे हैं और जो बच्चे एमडी की पढ़ाई करेंगे उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए कर रहे हैं, ताकि वो बॉन्ड में जो भी पढ़ाई करेगा उसको 5 साल जो है पर्वतीय क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और दिल्ली में सस्ती शराब बेचना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया है और गलत पॉलिसी केजरीवाल सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। शराब का खास ब्रांड डेनिस हरीश रावत सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बना और इसीलिए उत्तराखंड में इस बार पॉलिसी फाइनल करने से पहले ही एक पॉइंट पर काम हो रहा है ताकि कमाई भी हो और काम भी खराब ना हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ऐसी सस्ती शराब बेची कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी बदनाम हो गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल पहुंच गए। दिल्ली की सस्ती शराब पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली की हाल को देखकर उत्तराखंड में नई पॉलिसी लेट हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में 2 साल से चल रही पॉलिसी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होनी है। नई पॉलिसी में एक तरफ शराब सस्ती करने का दबाव है तो विभाग की कमाई भी बढ़ानी है। एक तरफ दिल्ली यूपी में सस्ती शराब होने का नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ता है, इसीलिए नई पॉलिसी में शराब सस्ती करने पर विचार चल रहा है। वहीं शराब से होने वाली कमाई भी बढ़े, ये भी विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग पॉलिसी के एक पॉइंट पर काम कर रहा है ताकि शराब को सस्ता किया जा सके और कमाई में भी नुकसान न हो। निश्चित रूप से ये सारे पहलू पर विचार करने के बाद, हर स्थिति को भांपने के बाद पॉलिसी लाई जाएगी। पॉलिसी से पहले हमारा फोकस तो ये रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना राजस्व प्राप्त करें, वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में शराब सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया है, पर शराब का मुद्दा यहाँ की सियासत को प्रभावित करता है। हरीश रावत सरकार में शराब का स्पेशल ब्रांड डेनिस बड़ी बदनामी की वजह बना तो त्रिवेंद्र सरकार में देवप्रयाग के नजदीक शराब फैक्ट्री पर जमकर सियासत हुई। ऐसे में बिना विवाद के शराब बेचना विभाग के सामने बड़ा चैलेंज है। हालांकि बीते 2 साल में आबकारी विभाग 6,800 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रहा है। हमारा 3600 करोड़ का इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी मार्च का महीना प्रारंभ हुआ है तो जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर लेंगे और हो सकता है कुछ % हम उसके ऊपर ही जाएं। जहां तक अभी तक का जो हमारा लक्ष्य था उसको फरवरी महीने की अगर हम बात करें तो कम से कम 80-90 करोड़ रुपए के करीब बैकलॉग चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं उसको प्राप्त कर लेंगे। जो 195 करोड़ के करीब हमारा पुराना बैकलॉग चल रहा था उसको हम 90 करोड़ के आसपास ले आए हैं। उत्तराखंड में हर साल शराब से कमाई का टारगेट बढ़ता है, पर दिल्ली यूपी में सस्ती शराब ने उत्तराखंड की कमाई का हिसाब किताब खराब किया है और अब तो दिल्ली की सस्ती शराब पूरे देश में सियासी मुद्दा बन चुकी है। इसीलिए नई पॉलिसी से पहले विभाग और सरकार पूरी एक्सरसाइज कर लेना चाहते हैं ताकि कोई सवाल न उठे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।